नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की ओर रुक करेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में एक नया प्रयोग करने जा रही है, जिसमें अब कम आयु वाले लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा, ताकि विचारधारा से जुड़े लोग लंबे समय तक काम कर पार्टी के लिए एक आधार के रूप में तैयार हो सके। बता दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस संबंध में रीवा जिला इकाई के ग्रामीण और शहर अध्यक्षों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे हैं। इस तरह का सुझाव रीवा के अलावा अन्य जिलों से भी मांगा जा रहा है। बता दें, संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर का पत्र मिलते ही रीवा की शहर और ग्रामीण इकाई ने बाल कांग्रेस के गठन की रूपरेखा बनाने का कार्य अब शुरू कर दिया है और इसी इकाई में 16 से लेकर 20 साल तक की आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो बाल और बालिकाएं हैं, उन सभी को शामिल किया जाना है। इसमें उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जिनका परिवार पहले से ही कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा रहा है। इसके साथ ही अन्य नए लोगों को भी इस पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी संक्रमण की दूसरी लहर थमने लगी है। राज्य में हालात सामान्य हो चले हैं और दिन का कोरोना कर्फ्यू पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। बता दें, बाजार भी मध्य प्रदेश में अब खोले जा चुके हैं और इसके साथ साथ आम जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। इसी बीच सरकार ने तय किया है कि जो लोग कोरोना की वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं, उन्हें ही सिनेमा और कॉलेज और कोचिंग सेंटर में प्रवेश करने की अनुमति मिल पाएगी। इसी बीच प्रदेश में सिनेमा और मल्टीप्लेक्स, कोचिंग सेंटर, कॉलेज जैसे स्थानों पर वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके व्यक्तियों को ही प्रवेश करने दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में रात में और रविवार को दिन में भी कोरोना कर्फ्यू चल रहा था, जिसे अब रविवार के दिन ही कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। बता दें, अब बाजारों में रौनक फिर से लौट चली है और सभी सार्वजनिक और धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक लगी हुई है फिलहाल। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि सिनेमा घर, कॉलेज, स्कूल और कोचिंग फिलहाल नहीं खोले गए हैं। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार सोच विचार में फंसे हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट में कुल 31 सदस्य हैं। कुल 4 पद खाली हैं, जिसके लिए टकटकी लगाने वालों में शिवराज के पूर्व मंत्रियों के अलावा वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता निगम मंडलों में ताजपोशी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों संगठन और जिले के प्रभार में सिंधिया के करीबियों को महत्व मिलने से उनकी उम्मीद मजबूत हो गई है, जबकि 2018 के चुनाव के बाद गठित हुई 15वीं विस का 2.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है। ऐसे में अगली चुनावी तैयारियों के लिहाज से 2 साल बाकी हैं और ऐसे में दावेदार कैबिनेट में दाखिल होने में देरी नहीं चाहते। आधे कार्यकाल के बाद मंत्री बनने में उनके सामने परफॉर्मेंस की चुनौती रहेगी। ऐसे में पिछले साल मार्च में ही भाजपा सरकार बनने के बाद 2 बार कैबिनेट विस्तार से लेकर नवंबर में हुए 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव तक सिंधिया समर्थकों को भरपूर अवसर दिए गए। और इसी बीच आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय जनसेवक स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें नमन किया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गरीबों, असहाय और समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए आप सदैव याद किए जाएंगे। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी और इसके साथ ही उन्होंने नमन किया है। बता दें, अब उनकी पुण्यतिथि को 1 साल हो गया है और इसके साथ ही आपको बताते चले, रामविलास पासवान की आज पहली जयंती मनाई जा रही है, जहां देश भर से उनकी जयंती पर ट्वीट के जरिए विचार पेश किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि देश की आजादी से लगभग 1 साल पहले 5 जुलाई 1946 को पैदा हुए रामविलास पासवान का निधन पिछले साल 8 अक्टूबर 2020 को हुआ था। रामविलास पासवान दलित समाज के लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे। दलितों का पासबा यानी रामविलास पासवान कहलाए जाते थे वो।
पासबा यानी रक्षक या दरबान या निरीक्षक, और रामविलास पासवान अपने आप को इसी रूप में देखना भी चाहते थे। गरीबों, पिछड़े और समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों के साथ खुद को खड़े हुए देखते थे रामविलास पासवान। साथ ही रामविलास पासवान ने दलित समाज और गरीबों की परेशानियों को करीब से देखा है। इसीलिए अपने जीवन काल में उन्होंने जरूरतमंदों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। और इसी बीच रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 जुलाई को राजधानी स्थित अपने निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। बता दें, अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं के खाते में राशि का आंतरण करेंगे। इस बीच सीएम इसके बाद अपने निवास कार्यालय में ही दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आयोजित एक बैठक में ओबीसी गणना समेत सांस्कृतिक विभाग, पर्यटन विभाग और राम वन गमन पंथ की प्रगति के संबंध में भी समीक्षा करेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर जिले के उपरवारा और आंगनबाड़ी केंद्र में किए गए कायाकल्प के सराहना भी की है। और इसी के साथ साथ इसका उदाहरण देते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को दूसरे आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इसी तरह बच्चों को आकर्षित करने और दीवारों पर की गई सुंदर कलाकारी और शिक्षा से जुड़े संदेशों की पेंटिंग करने और बच्चों के खेल के लिए सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में शनिवार को ही हथियारों से लैस नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने जिले के एक खदान पर हमला कर दिया और वहां सड़क निर्माण कार्य में लगे काम को रोक दिया है और इसी के साथ काम कर रहे 4 वाहनों को आग भी लगा दी है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी साझा की और बताया कि घटना के बाद वहां काम कर रहे 2 कर्मचारी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया है कि यह घटना छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के आमदई खदान क्षेत्र की है, जहां प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे काम कर रहे 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया और इसी के साथ ही 2 ऑपरेटरों को लापता कर दिया है। चल रहा है कि उनका अपहरण भी किया जा सकता है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। तो वहीं एसपी मोहित गर्ग ने आगे ये बताया कि जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आवंटित इस खदान में उत्पादन शुरू होना भी बाकी है और साइट पर प्री माइनिंग ग्राउंड का काम चल रहा है। ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और उनके और विद्रोहियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा फिलहाल की जा रही है और मुठभेड़ जारी है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और इसी बीच बिलासपुर में एक हफ्ते के अंदर पुलिस विभाग के करीब 2 भ्रष्ट कर्मियों पर कार्रवाई की गई है और 2 पुलिस कर्मचारियों पर लाइन हाजिर की कार्रवाई भी की गई। बता दें, एक पर गौ तस्करी से मिली भगत तो दूसरे पर जबरन उगाही का आरोप था। ऐसे में ताजा मामला कोनी से सामने आया है, जहां कोनी थाने में पदस्थ एएसआई शैलेंद्र सिंह को आगामी आदेश तक लाइन अटैच कर दिया गया है। बता दें कि एएसआई पर अनुशासनहीनता समेत अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के अलावा अवैध वसूली के कई आरोप भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि आम आदमी से लेकर ऊंची पहुंच वाले रसूखदारों से भी शैलेंद्र सिंह उगाही करने से गुरेज नहीं करता था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब आखिरकार उन्हें अस्थायी तौर पर लाइन अटैच कर दिया गया है और एक वक्त में बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में पदस्थ रहे एएसआई शैलेंद्र सिंह पर 4 मई 2018 को बीजापुर की एक आदिवासी लड़की को 2 साल तक अपने घर पर बंधक बनाए रखने के आरोप में एट्रोसिटी और किडनैपिंग जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई थी और उस वक्त जब लड़की को छुड़ाया गया तब उसकी दोनों आंखें लात से मारने के कारण खून से लाल सूजी हुई थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें, डंडे से मारे जाने की वजह से लड़की की एक उंगली भी टूटकर टेढ़ी हो गई थी।
वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। कोरोना संक्रमितों की संख्या पिछले 15 दिनों से लगातार घट और बढ़ रही है। बताते चले कि शुक्रवार को भी प्रदेश में कोरोना के 24,806 नमूनों की जांच की गई। इस दौरान 305 लोग संक्रमित पाए गए और इन्हें 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 4 जिलों में 5 मरीजों की मौत हो गई है। मरने वालों में सूरजपुर जिले में 2, सरगुजा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर के एक मरीज भी शामिल है। मौतों का यह आंकड़ा चिंताजनक है और ऐसे में जून महीने के आखिरी 2 दिनों में प्रदेश भर में केवल एक मरीज की ही मौत हुई थी। इसी बीच जुलाई महीने के पहले ही दिन 6 और दूसरे दिन 5 मरीजों की कोरोना संक्रमण के चलते जान चली गई। 1 जुलाई को प्रदेश भर में 33,662 नमूनों की जांच भी हुई थी। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति बरकरार है। पिछले 2 दिनों के आंकड़ों की तुलना करें तो नए संकेत सामने आते हैं। रायपुर जिले में 1 जुलाई को 24 नए मरीज सामने आए थे, जबकि 2 जुलाई को यहां केवल 13 लोग ही पॉजिटिव पाए गए। इसी बीच मुंगेली में भी यहां जो संख्या की अगर बात करें कोरोना संक्रमितों की तो 19 से घटकर केवल 2 ही रह गई है। इसी बीच दुर्ग में भी मरीजों की संख्या 10 से लेकर 19 हो गई है। इसी बीच धमतरी में भी यहां से 10 से 15 हुई है ये संख्या और इसी के साथ साथ जांजगीर चांपा जिले में 26 से 34 मरीज तक कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। इसी बीच रायगढ़ में भी 7 से अचानक बढ़कर यह संख्या 19 हो गई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां इस बीच अब बक्सर की ओर बात करें तो बक्सर संभाग के जिलों में रोज मिल रहे कोरोना मरीजों की संख्या कम हो गई है, लेकिन हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बस्तर जिले में 1 जुलाई को जहां 32 नए मरीज मिले थे तो वहीं 2 जुलाई को 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बक्सर के साथ साथ कोड़ागांव में भी 2 दिनों में 8 मरीज संक्रमित पाए गए, जबकि दंतेवाड़ा में संख्या 26 से घटकर 12 हो गई है। ऐसे में सुकमा में 32 से घटकर 29 और नारायणपुर में 7 संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर अब 6 हो गई है। इसी बीच बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में भी 1 जुलाई को 70 मरीज सामने आए थे, जबकि 2 जुलाई को केवल 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केवल कांकेर जिले में मरीजों की संख्या 12 से बढ़कर 15 हुई है। और इसी बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के बाद अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश जारी है, तो वहीं पिछले कुछ दिनों से ही प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। 1-2 स्थानों पर तो तेज बारिश भी देखने को मिली। इसी बीच मौसम विभाग ने ये चेतावनी भी जारी कर दी है कि प्रदेश के रायपुर, बस्तर और बिलासपुर संभागों में आने वाले कुछ दिनों में बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया और इनमें बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के 7 जिले शामिल हैं, जहां बिजली गिरने का खतरा सामान्य से ज्यादा बताया गया है। बताते चले कि सोमवार सुबह गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बलौजदा बाजार और बस्तर, कोड़ागांव समेत नारायणपुर जिलों में तेज आंधी के साथ बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है और इसी दौरान प्रदेश के अन्य इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है।